एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम KVS TGT आर्ट एजुकेशन का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें हम सब्जेक्ट के जो हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर है कॉमन पेपर, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट के हमारे 100 क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट की वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आर्ट एजुकेशन। तो इसका का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली है उसका पूछा गया कि उसका चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है। तो जो रोपड़ है वो भी हमें पता है कि सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद जो लोथल है, लोथल भी सिंधु सभ्यता का हिस्सा है, और कालीबंगा भी सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन जो कालीघाट है ये सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। रोपड़ की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में है, पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, और जो YD शर्मा है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात में है ये, और भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, और एस आर राव के द्वारा इनकी खोज की गई थी। उसके बाद अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ए घोष के जो अमलानंद घोष थे, ए घोष के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1953 में, और ये राजस्थान का जो गंगानगर जो ज़िला है वहाँ पर है, और घग्गर नदी के ये किनारे पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा हम स्पीड में देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको साथ साथ ज़रूरी बातें जो हैं वो आपको बताती हुई चलूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप निर्मित किया गया। तो सांची, अमरावती, भरहुत और बोध गया। तो अमरावती स्तूप जो है वो सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है। तो मातृ देवी इनमें से टेराकोटा में बनाई गई है। ये सब हमने पढ़े हुए हैं और बहुत इजीली, मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरे निर्मित हैं। तो मोहरे ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो मोहरे थी ये स्टेटाइट से बनी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये जो मोहरे थी इनके ऊपर आपने देखा होगा कि जो भी चित्र इस पर बनाए जाते थे, जैसे कि एक बहुत फेमस जो इनका फेमस जो मोहर है सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता की, वो है वो जो पशुपति वाली जो मोहर है। ठीक है, जिस पर कि बीच में योगी की मुद्रा में पशुपति बैठे हैं और साइड में 4 यहाँ पर जो जानवर हैं वो बनाए गए थे। योगी की मुद्रा में बीच में बैठे हैं देवता, उनको शिव जी ही कहा गया है। और इनके एक तरफ चीता, हाथी, और दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा जो बने हुए हैं, बीच में इनमें हिरण दिखाएगा। तो ये सबसे प्रसिद्ध जो मोहर है वो है। उसके बाद जो मोहर है उन पे लिपि भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि लोस्ट वैक्स कास्टिंग जो है वो जो वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो उनमें यूज़ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है। तो राखीगढ़ी ये हमें पता है कि पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो गुजरात में क्या है, लोथल। जो कालीबंगा है वो आपके राजस्थान में है। कालीबंगन भी इसे बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है कि जो कांच की काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम। तो सिंधु घाटी स्थल लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हमने पढ़ा है, ठीक है ना, राजस्थान में है। तो अच्छा, राजस्थान में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा।
कि राजस्थान में कौन सा है, कालीबंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप में, तो लेख के रूप में पक्षी भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपि। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें जो लिपि है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृति निर्मित है, जो देवी की आकृति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है वो किससे बनी हुई है, तो वो टेराकोटा से बनी हुई है। मृणमय या मृणमय मतलब मिट्टी की मूर्ति। टेराकोटा किसे बोलते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को जो पकाया जाता है तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है, तो पुरुष धड़ जो है जो हमें इसमें मिला है, ठीक है, हड़प्पा से, तो उसका जो आकार है वो है लघु आकार। लघु आकार में ये हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, और ये जो है ये लाल पत्थर से बनी हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता है, कि जो पुरुष धड़ है वो किस टाइप से बना हुआ है। द मेल टोर्सो फ्रॉम हड़प्पा साइड इज हाईली स्टाइल्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब स्किम्ड है, और उसके बाद रियलिस्टिक है, तो ये जो है आपका, ये आपका हो जाएगा रियलिस्टिक यानी वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक पोइट्री देखने को मिल रही है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और इंडस वैली, ये आपके 4 नाम दिए गए हैं कि इनमें से ये कहाँ की है, तो ये आपको ये है आपकी इंडस वैली की। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाती हैं, तो ये दर्शाएंगे आपको बुद्ध को। नेक्स्ट है, कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना था, तो नालंदा जो है वो पाल काल में केंद्र बना था। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है, जब चोल काल में हमने जब नटराज की मूर्ति के बारे में पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि जो चोल काल था उसमें जो कांस्य की मूर्तियां बहुत बनी थी, और स्पेशली जो नटराज की मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी, और वो सभी जो मूर्तियां हैं वो लोस्ट वैक्स कास्टिंग की जो प्रोसेस है उसी से बनाई जाती थी। तो इसका कारण पूछा गया है कि ये क्यों बनाई गई थी, इतनी अधिक मात्रा में क्यों बनाई जाती थी, तो वो बनाई जाती थी मंदिर उत्सवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि डैश के अंतर्गत शुरू हुई थी, तो ये जो है कि 13वीं शताब्दी में बहुत एक लार्ज स्केल पर जो बिल्डिंग एक्टिविटी हुई थी, बिगेन अंडर मतलब किसके अंतर्गत शुरू हुई थी, तो ये आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत ये भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधि है वो शुरू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, मातृ देवी का संग्रह है, तो मातृ देवी का जो संग्रह है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण कालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस संग्रहालय में सुरक्षित है, ये हमारा सीधा जो है जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये जो हमारी है ये मथुरा संग्रहालय में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है, आइडेंटिफाई द फ्लावर कर्व ऑन द अशोकन पिलर इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पर जो आपका ये फ्लावर पूछा गया है कि ये फ्लावर जो है वो कौन सा है, जो अशोक स्तंभ है उस पर जो या अशोक स्तंभ या तो इस पर ये फ्लावर कौन सा है, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसके बारे में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ये हमें पता है कि इसमें जो है वो लोटस का कमल का फूल है, यहाँ पर वो भी उल्टा यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं की गई, ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो बजरी जो है वो भी की गई है, खड़िया भी की गई है और मेथी दाना भी किया गया है। तो
इनमें से जो है वो सीमेंट जो है उसका प्रयोग अजंता में नहीं किया गया। तो अजंता में जो है वो क्या किया जाता था कि जो प्लास्टर है उसमें प्लास्टर की परत चढ़ाने से पहले उसमें जो है खड़िया, चूना, गोबर, इन सब को मिक्स किया जाता था। तो उन्हें प्लास्टर के घोल में भिगोकर अलसी के दाने या मेथी के दाने ऐसा कुछ उसमें घोल कर रखा जाता था और फिर उसके बाद में उसे खुरदरी जो दीवार होती थी उसके ऊपर लगाया जाता था। उसके ऊपर से फिर अंडे की जो परत होती है उसकी जितनी पतली सफ़ेद जो प्लास्टर होता है उसकी परत लगाई जाती थी, जिससे कि जो सतह है वो बिल्कुल जो इक्वल हो जाती थी, बिल्कुल जो सरफेस है वो प्लेन हो जाता था और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो चित्रकारी है वो की जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की किस गुफा में मरती राजकुमारी का चित्र चित्रित है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। तो गुफा नंबर 16 जो है वो अजंता की, जिसमें कि आपका मरणासन राजकुमारी या मरती राजकुमारी का चित्र प्रदर्शित है। नेक्स्ट है अजंता का अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से क्या थे। तो वो थे आपके बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के किस गुफा संख्या में माया का स्वपन जो चित्र है वो चित्रित है। तो ये हो जाएगा हमारा गुफा नंबर 2। ये क्वेश्चन सब मैंने करवाए हुए हैं वीडियो में, अगर आपने देखा, और बहुत डीपली नहीं पूछा गया है। 10 से 12 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डीप है। बाकी पेपर जो है वो काफ़ी मतलब नॉर्मल सा पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग हुआ है। तो शुंग काल में जो है वो ईंट और पाषाण, इष्टिका और ब्रिक्स जो है और वो पत्थर का इनमें निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है भवन निर्माण में ट्रबिएट में आर्किट तरीके में परिवर्तन का परिचय किस काल में हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसमें आपका जो वहाँ पर भवन निर्माण होता था, ये वास्तुकला, उसमें ट्रबिएट में आर्केड तरीके से जो आर्केड तरीके का यूज़ उसमें किया जाता था। ठीक है, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला की अगर हम बात करें तो ये 12वीं शताब्दी के आसपास ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तुकला में ट्रॉबिक तरीके के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें आ जाएंगे आपके ब्रैकेट, स्तंभ, लिंटन। तो जो ये सब हैं ये आपके इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ट्रॉबिक तरीके के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले तो वो देख लीजिए कि 234 जो फीट है, ऑप्शन नंबर 4, 234 फीट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली जो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि इसका आंसर 432 फीट किया है, 432 फीट किया है, लेकिन 234 जो है वो 234 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 72-73 मीटर के आसपास है इसकी लंबाई। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1192 में किया गया था। ठीक है, 1192 में किया गया था और ईंटों से ये बनी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची ये मीनार है। और गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी 1199 में। और इसकी उसके बाद जो इल्तुतमिश थे, इनके जो दामाद थे, उन्होंने इसके ऊपर 3 मंजिल बनवाई थी। 1220 के आसपास इन्होंने जो 3 मंजिल है वो बनवाई थी। उसके बाद जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने इसमें मीनार का निर्माण करवाया था। इसमें 399 के 399 79 ऐसा कुछ इसके जो सीढ़ियाँ हैं, शायद 397 या 99 ऐसी कुछ इसमें सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार इनमें किसके साथ भी संबंधित है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके साथ तो संबंधित है ही, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि किसके साथ, इनके साथ भी संबंधित है। ठीक है, तो इस जो आंसर की है हमारी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है कुतुबुद्दीन मोइन। बाकी मुझे इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है
ठीक है, तो अगर आपको इसकी डिटेल पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमें तो जो है फिरोज़ तुगलक, इल्तुतमिश, ये सब नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसका आंसर जो कुतुबुद्दीन मोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना हुआ है। तो जो कुतुब मीनार है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जो पॉलीगन और गोलाकार ये साइज का इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्र। अच्छा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में एक बात और याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है उसमें दो तरह की जो भवन निर्माण या दो तरह की वास्तुकला का निर्माण होता था, एक तो धार्मिक और एक गैर धार्मिक। तो धार्मिक में क्या होता था, जैसे कि मस्जिदें वगैरह जिनमें कि पूजा पाठ की जाती थी, और एक होता था गैर धार्मिक के अंतर्गत आती थी जिनमें कि आपकी किले वगैरह बनाए जाते थे, जो कि रक्षा रहने के लिए इस टाइप से काम आते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता के भित्ति चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र में बुद्ध में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में किस पुष्प को दिखाया गया है। तो ये आपका दिखाया गया है जो आपका कमल है वो दिखाया गया है। मोस्टली ऐसी जगह पे देखिए, ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी पे आपको मोस्टली कमल का ही फूल दिखेगा। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन DSSP में पूछा गया था 2017 वाले में कि अजंता के भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणि में बुद्ध के हाथ में जो कमल का पुष्प दिखाया गया है वो किस कलर का है। और एक बार और किसी एग्जाम में भी आया था, तो ब्लू कलर का ये फूल है। नेक्स्ट है, आपको ये एक टॉम दिखाई गई है। ठीक है, विच वर्ड फेमस टॉम इज इंस्पायर्ड बाय द टॉम शोन इन द गिवन पिक्चर। तो कौन सी एक वर्ड की फेमस टॉम है जो कि इस टॉम से आपकी इंस्पायर्ड है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मकबरा। और जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, ठीक है, तो उसे ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार पर बनी सजावट में क्या सम्मिलित है। तो इसमें आपकी कैलीग्राफी और पत्तियां सम्मिलित है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि जो वहाँ पर सजावट की गई है तो वहाँ पर आपकी कैलीग्राफी की गई है, आपकी लीव्स वहाँ पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में डैश है। तो जो आपकी ताजमहल है वहाँ पर आपने जब हमने ताजमहल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि संगमरमर पर वहाँ जो कैलीग्राफी की गई है उसमें आपकी कुरान की आयतें वहाँ पर मतलब लिखी हुई है या खुदाई की हुई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गोल गुंबज स्थित है। तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, तो इस गोल गुंबद के बारे में भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है। तो गोल गुंबद के वास्तुकार थे वो थे याबुल दबुल। याबुत दाबुल, ठीक है, और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। गहरे भूरे बेसाल्ट से ये बना हुआ है और सबसे मेन जो है वो ये घन के आकार का बना हुआ है। ये बातें इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फाहियान भारत में किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। बहुत ईजी है, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस गुफा संख्या में अजंता के प्रारंभिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो जो 9वीं गुफा है, जब हमने पढ़ा था कि 9वीं और जो 10वीं गुफा है वो सबसे पुरानी गुफा है, और जो पहले नंबर की गुफा है वो सबसे लास्ट में बनी थी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्कूल ऑफ पेंटिंग रिप्रेजेंट इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है, तो ये आपको बताना है कि ये किस स्कूल की है। तो ये हमारे जो है राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है। तो मारू रागनी ये राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है। नेक्स्ट है, दक्कन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी चित्र में चांद बीबी कौन है। तो ये आपका हो जाएगा बीजापुर की रानी है।
नेक्स्ट, मुगल लघु चित्र चित्रित हैं, तो मुगल लघु चित्र जो हैं वो आपके हैंडमेड पेपर जो आपका आता था उस पर चित्रित है। लघु चित्र में लैपिस लाजुली कौन से रंग होते हैं, तो लैपिस लाजुली जो है वो नीला रंग होता है। अल्ट्रामेरिन कलर के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें आप पूरा वो ज़रूर देखिएगा। आपका 1 मिनट का भी वीडियो नहीं है वो, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको बहुत अच्छी जानकारी उसमें आपकी मिल जाएगी जो आपके आगे तक काम आएगी। नेक्स्ट है, किसके काल में मुगल लघु चित्र वैज्ञानिकता एवं यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था, तो जो जहांगीर है उनके टाइम में जो लघु चित्रण है वो काफ़ी हुआ। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार है, तो ये मंसूर थे, बहुत ही फेमस चित्र। लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। जो मुगल लघु चित्रण हुआ है उसमें राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए श्री कृष्ण किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मिस्किन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि आकृतिकारी या व्यक्ति चित्रण व पूर्ण बाध्य रेखांकन लघुचित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था, तो इनमें से कौन सा, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन या फिर मुगल, तो ये आपका हो जाएगा मुगल लघु चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी, बसावन किसका दरबारी चित्रकार था, तो ये थे आपके अकबर। in this given picture what is Krishna doing, तो कृष्णा इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, तो हमें सबको पता है ये गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रहे हैं, तो लिफ्टिंग गोवर्धन पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्यों, तो ये पूछा गया है। तो क्योंकि जो बीकानेर शैली थी उसमें मुगल जो दरबारी चित्रकार थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए जो बीकानेर के चित्र हैं उनमें आपको मुगल जो टच है वो भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे, तो नुरुद्दीन जो है वो बीकानेर के कलाकार थे। राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है, तो तकनीक जो है वो इसकी हो जाएगी टेम्परा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए जो ये हिंदी में मिस्टेक हो गया है, आपका जो टेम्परा है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागनी चित्र किस राजस्थानी लघु चित्र शैली का है, तो ये आपकी जो मेवाड़ शैली है उसका ये चित्र है। राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्रकार कौन थे, तो जो बनी ठनी निहाल चंद। ये क्वेश्चन तो मतलब आर्ट एजुकेशन जो एग्ज़ाम होता है, ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे आपका वो पीएचडी का हो, चाहे आपका नेट का हो, चाहे केवीएस एनवीएस कुछ भी हो, लेकिन इससे किशनगढ़ शैली से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो निहाल चंद जो है वो इनकी चित्रकार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर किस राजस्थानी लघु शैली का चित्र है, तो जो चौगान प्लेयर है वो हमारा हो जाएगा जोधपुर शैली। नेक्स्ट है, राजस्थानी लघु चित्र कला जयपुर राजस्थानी लघु चित्र कला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन है, ये हमने पढ़ा था और पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो जो गुमान है वो इसके चित्रकार थे और इसमें अबाउट 49 आपको इसमें ह्यूमन फिगर देखने को मिलते हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किन विषय के चित्रों में विशेषता प्राप्त की थी, तो जो 12 मासा के जो चित्र बनाए गए वो कोटा शैली में बनाए गए। नेक्स्ट है, उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला में देखने को मिलते हैं, तो राजा सावंत सिंह जो है उनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला में देखने को मिलते हैं। गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानव आकृतियां हैं, तो हमने पढ़ा था कि अबाउट 49 है, यानी कि 40 से अधिक।
ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं होंगी, 40 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर थर्ड। पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रस मंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? तो रस मंजरी पर आपका हो जाएगा प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बंगाल चित्र शैली में वॉश चित्रण कहाँ से प्रभावित है? तो आपका हो जाएगा जापानी जो चित्रण है, जापानी चित्र है, वहाँ से आपका वॉश चित्रण बंगाल शैली में प्रभावित है। कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम जो है वो किए थे? तो कृष्णा रेड्डी ने एचिंग में काम किया था। ठीक है, एचिंग में इनके द्वारा काम किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। कृष्णा रेड्डी की अगर हम बात करें तो कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था और 2018 को इनका न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हुई थी। और मस्खरा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको हेल्प मिलेगी। मस्करा, वाटर लिली और वर्लपूल, ये इनके कुछ बहुत ही फेमस चित्र हैं, जो एचिंग में चित्र हैं, तो इनको आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वे कौन से भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शाया था? तो वो थे आपके राम किंकर बैज, जिनको किंकर दा के नाम से भी जाना जाता था। राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर पहुंचाने के लिए इनमें से किस छापा कला के तकनीक का प्रयोग उनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका ओलियोग्राफ। नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ पर संग्रहित है? तो ये है आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉश चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वॉश चित्रण में जो अंतिम जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी आपका टिंट लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से क्या था? तो जो दिनचर्या, और इसके अलावा आपको डीएसएसबी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको ऑप्शन था कि ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण, किसान, तो ये सब जो है कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा, दिनचर्या, ग्रामीण, किसान, तो ये सब जो है वो हरिपुरा अधिवेशन जो कि नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित है, तो उनके जो विषय थे वो थे। उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी में हुआ था? तो अमृता शेरगिल जो है उनका जन्म हंगरी में हुआ था। 1913 को इनका जन्म हुआ था और 1941 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1929 में ये भारत आई थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी बनाया गया? तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि देखिए इसी में से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि अवनींद्रनाथ के किस विद्यार्थी द्वारा पार्थ सारथी बनाया गया था। तो ये जो नंदलाल बोस थे इनके द्वारा ये बनाया गया था। तो अवनींद्रनाथ के, अगर नंदलाल बोस के आपसे गुरु पूछ लिया जाए तो वो थे आपके अवनींद्रनाथ, और पार्थ सारथी बनाया था अवनींद्रनाथ ने। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम क्या था? तो जो 3 लड़कियां इन्होंने चित्रित किया था उसका माध्यम था आपका ऑयल। तो ऑयल कलर में इन्होंने अपने जो चित्र थे वो बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार का माध्यम क्या है? तो जो कंक्रीट है, तो कंक्रीट इनके द्वारा इनका माध्यम है। मूर्ति शिल्प था संथाल परिवार। रामकिंकर बैज को सबसे पहले तो किंकरदा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ था।
ठीक है। वेस्ट बंगाल में हुआ था 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। 1970 में इन्हें पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। और नंदलाल बोस जो है वो इनके गुरु थे। तो ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये अगेन बनाए गए थे नंदलाल बोस के द्वारा। इन्हें मास्टर मोशाई के नाम से भी जाना जाता है। 1882 में इनका जन्म हुआ था, जो कि मुंगेर बिहार में जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक चित्रकार थे। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा निम्नलिखित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस आकार का किस रंग का दिखाया गया है? तो इनके जो चित्र थे वो अनटाइटल्ड, उसमें एक ज्योतिर्लिंग बनाया गया था, उसे किस कलर का दिखाया गया था? तो ये दिखाया गया था सफ़ेद। ये बहुत कम बच्चों का सही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये। तो गुलाम रसूल संतोष, जिन्हें कि जी आर संतोष के नाम से भी जाना जाता है, तो 1929 को इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था और 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र शीर्षक बच्चे जो चित्रित है छापा चित्र बच्चे, उनकी टेक्निक क्या है? तो ये थी आपकी एचिंग एवं एक्वा टिंट। सोमनाथ होर की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो चिटागोंग में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में है। और 2006 में शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ बहुत ही फेमस जो कार्य है, आर्ट वर्क है, वो है जैसे कि घाव, एक तेभागा श्रृंखला। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है? तो रेखा भी, तान भी है और पोत भी है, लेकिन चित्रकला इनमें से नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? तो नीला जो है वो गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल 1 है, तो अंतराल आपका क्या है? अंतराल आपका जो क्या बोलेंगे, हाँ, एरिया, क्षेत्र जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है? जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो इनमें से कौन से नहीं है? तो जो पानी का ग्लास है वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हार्ड पेंसिल? सबसे हार्ड पेंसिल इनमें से कौन सी है? तो H, 2B, 4B, 8B। तो जैसे जैसे इनके नंबर बढ़ते हैं जो पेंसिल है वो सॉफ्ट होती जाती है। तो इनमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो H है, H और HB, तो ये सबसे हार्ड होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तेल चित्रण तकनीक में प्रयोग में नहीं लाया जाता? तो इनमें से जो कठोर बाल वाली तुलिका होती है, जो कठोर बाल वाली ब्रश होती है, वो ऑयल कलर में यूज नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 काला और सफ़ेद रंग कहलाते हैं। तो ये दोनों जो है वो न्यूट्रल कलर हैं। ठीक है, काला और सफ़ेद न्यूट्रल कलर है। नेक्स्ट है क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्योमितियाँ हैं, तो ये ज्योमिति क्या है? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ये देखिए 10-15 क्वेश्चन तो सच में बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो जो क्यूब, प्रिज्म, बेलनाकार हैं, सब ये आपका फॉर्म है। नेक्स्ट है साहबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार थे? तो साहबदीन मेवाड़ के चित्रकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? तो मंसूर आपको पता है ये मुगल शैली के चित्रकार थे। बाकी साहबदीन, नूरुद्दीन और दाना ये तीनों ही राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। चौगान खिलाड़ी शीर्षक में राजकुमारियाँ कौन सा खेल खेल रही हैं? पोलो खेल रही हैं। नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला इतिहास में देवताओं की मूर्ति का अध्ययन कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिभा लक्षण विधा।
आइकोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इनमें से आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है मंदिर का, तो आपको इनमें इसमें बताना है कि ये जो मंदिर है, ये जो स्टाइल है वो किस मंदिर की कौन सी शैली में बनाया गया था। तो हमें पता है 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो जो बेसर है वो तो नागर और द्रविड़ का दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जो हमें साउथ में मिलती है द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ शैली, जिसमें कि आपने साउथ के मंदिर आपने देखे होंगे कि ऐसे बनाए जाते थे। तो ये आपका हो जाएगा जो द्रविड़ शैली है उसी के मंदिर हैं। जिसने भी साउथ के मंदिर देखे होंगे उसको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है द्रविड़, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुतीनामा ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये एक तोते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड। लेपिस लाजुली रंग की प्रवृत्ति है। तो लेपिस लाजुली जो है वो नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बागोरा नदी के किनारे स्थित है। तो बागोरा नदी के किनारे अजंता गुफा है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की गुफा है। तो गुफाएं 2 तरह की होती थी, चैत्य और विहार। विहार गुफाएं जो चैत्य में जहाँ पर पूजा की जाती थी, और विहार जहाँ पर जो साधु होते थे वो रहने के लिए जो जगह होती थी उसे विहार कहते थे। तो हमारी जो 9, 10, 19, 26 और 29, तो ये हमारी जो गुफाएं हैं ये आपकी चैत्य गुफाएं हैं, और बाकी जो है वो सब विहार गुफाएं हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चैत्य। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज के बीच वाले पट्टी का रंग क्या है। तो जो इसके बीच वाली पट्टी है उसका आपका कलर हो जाएगा पीला। ओके, आपका पीला। तो देखिए जो एवोल्यूशन हुआ था इंडियन नेशनल फ्लैग का, उसके 3 पार्ट थे, ठीक है, 3 पार्ट में ये हुआ था। तो फर्स्ट जो पार्ट था इसका, जो फर्स्ट मतलब स्टेप बोलेंगे हम, 3 स्टेप में ये हमारा जो अब हम तिरंगा यूज़ करते हैं उसको वो हमें मिला था। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था 2006 में। सेकंड जो था वो था हमारा 1921 में, और जो हमारा थर्ड और फाइनल है वो हमें 1947 में मिला था। तो 2006 में जो था हमारा फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या हुआ था, उसमें हरे रंग में जो एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, जिसमें कि हरा सबसे ऊपर, फिर पीला और नीचे लाल जो है आड़ी पट्टियों वाले ध्वज को राष्ट्र ध्वज बनाया गया था। और हरे रंग में 8 कमल के फूल बनाए गए थे, और जो पीला कलर था उसमें वंदे मातरम लिखा गया था, और लाल जो रंग सबसे लास्ट में था उसमें चांद सूरज बनाया गया था। और इसे मैडम कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुगार्ड के जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इसे फहराया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसमें आपको क्या हुआ था, उसमें एक बीच में एक चरखा बनाया गया था, ठीक है, ध्वज के बीच में एक चरखा बनाया गया था, और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की आड़ी पट्टियाँ यूज़ में ली गई थी। लेकिन 1947 में जो फाइनल हमारा बना था उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा ये हमारा फाइनल बनाया गया, और जो चरखा है वो बीच में रखा गया था। और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे परमिशन दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा का माध्यम नहीं था। राजा रवि वर्मा का माध्यम इनमें से ओलियोग्राफ में भी इन्होंने काम किया था, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद इन्होंने जल रंग में भी काम किया था, और ऑयल तो इनका सबसे मेन है। तो फ्रेस्को जो है, फ्रेस्को जो कि भित्ति चित्रण जो होता है उसमें यूज़ होता है, उसे हम फ्रेस्को बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने काम नहीं किया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सा चित्र, अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र बंगाल की एक पत्रिका थी प्रवास, उसमें प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था आपका यात्रा का अंत।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1971 में हुआ था और 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जोड़ासांको में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार है। तो सिंधु सभ्यता में जब हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था तो मैंने आपको पूरा बताया था कि क्योंकि जो भी पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं, महल हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सब जितने भी वैज्ञानिक हैं या फिर कार्बन डेटिंग है, तो इन सब के आधार पर वो अपने अपने हिसाब से उनका जो टाइमिंग है वो बताते हैं। बाकी एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको 4 या 5 आपको पूरा बताया है कि किसके अकॉर्डिंग क्या समय इसका माना गया है। तो देखिए ये जो टाइमिंग है 2500 से 1800, ये आपका रेडियो जो कार्बन डेटिंग है उसके द्वारा माना गया है। अगर हम अर्नेस्ट मैक की सॉरी एक सेकेंड, ओके अगर हम जो है अर्नेस्ट मैक की बात करें तो उनके द्वारा 2700 से 1700 का टाइमिंग माना गया है, ठीक है। और अगर हम मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल के द्वारा 3200 से 2700 का इसका टाइमिंग माना गया है। बाकी जो एग्ज़ाम वगैरह में टाइम डायरेक्ट टाइम पूछा गया है, डायरेक्ट टाइम जो पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का जो अगर टाइम आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको 2300 से 1750 आपका राइट होगा, ठीक है। इसमें कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग पूछा है तो वो हो जाएगा आपका 2500 से 1800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थान। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो हो जाएगा आपका तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलते। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के भी मिलते हैं, आभूषण कला और बर्तन कला, लेकिन बस जो मूर्ति कला मिलती है, हमें आभूषण मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, लेकिन हमें चित्रकला के कोई अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिमा जो है वो निर्मित हुई थी, तो ये होती थी आपके हुई थी नहीं होती है, तो वो गिलहरी के बालों से आपकी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघुचित्र शैली का पतन हुआ। तो जो औरंगजेब के काल में आपका मुगल लघुचित्र शैली का पतन हो गया था। यहाँ पर अगेन एक चित्र दिया गया है कि फॉलोइंग पेंटिंग वॉज इंक्लूडेड इन हुम्स बायोग्राफी, कि ये जो एक चित्र है, ये बाज का चित्र है, ये किसकी बायोग्राफी में आपका किसके जीवनी में सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर्ट इज एन, ये जो आपका एक वर्क दिया गया है आर्ट वर्क, तो ये आपका किस माध्यम में बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका एचिंग में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। इन्हें आप देखिएगा आपका क्या स्कोर हो रहा है, मुझे बताइएगा कि आपका कितने सही हैं आंसर की। आपने सबने अब तक चेक कर ली होगी, ठीक है। और आगे जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे तो उससे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो किसी भी एग्ज़ाम का, लेकिन अगर आपका जो ड्राइंग से ही कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।